मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जहाज को देखते हैं जिसका नाम डिमीटर होता है और इस जहाज का कैप्टन जिसका नाम एलॉयट होता है ये अपने पोते टोबी को बोलता है कि जल्दी तैयार हो जाओ, जहाज जाने वाला है। फिर जहाज में सामान लोड करने के लिए कैप्टन एलॉयट और इसका खास बंदा जिसका नाम वोचक होता है ये कुछ आदमियों को सेलेक्ट करने लगते हैं। कैप्टन एलॉयट एक आदमी को बोलता है कि तुम पढ़े लिखे लगते हो, इसका नाम क्लेमेंस होता है। ये बोलता है जी जनाब मैं पढ़ा लिखा हूँ और डॉक्टरी से मुतल्लिक मुझे काफी मालूमात है क्योंकि मैंने मेडिकल में डिग्री हासिल की है। ये सुनकर कैप्टन बोलता है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, भला तुम कुछ और क्यों नहीं करते अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो। तो क्लेमेंस बोलता है कि जनाब श्वेत लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, मगर वोचक इसे बोलता है कि हमें जानदार लोग चाहिए ना कि कमजोर लोग तुम्हारी तरह। फिर ये कुछ दूसरे लोगों को सेलेक्ट कर लेता है। जहाज में जब सामान लोड किया जाता है तो एक आदमी बॉक्स की रस्सी को छोड़ देता है। बॉक्स कैप्टन के पोते पर गिरने लगता है मगर क्लेमेंस इसके पोते को बचा लेता है। फिर ये आदमी बोलता है कि तुम्हें नहीं मालूम जो इस बॉक्स में है, मगर मैं तो जानता हूँ और तुम रखो अपनी दौलत अपने पास, ऊपर वाला तुम लोगों की हिफाजत करे। ये बोलकर ये आदमी यहाँ से चले जाता है। क्लेमेंस की बहादुरी देखकर वोचक इसको अपने साथ जहाज में जाने की इजाजत दे देता है। जब बंदरगाह से जहाज रवाना हो जाता है तो टोबी क्लेमेंस को कहते कि चले आए, मैं आपको जहाज का टूर करवाता हूँ। जहाज में मुख्तलिफ जानवर होते हैं जो दौरान सफर इन सब के काम आने वाले होते हैं। क्लेमेंस फिर किचन में आता है जहां टोबी इसे यहाँ के शेफ से मिलवाता है। शेफ बोलता है कि टोबी अपने डॉग को किचन से निकालो। साथ ही क्लेमेंस को जहाज में आने के लिए खुशामदीद बोलता है। जहाज में जब सब लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो कैप्टन एलॉयट वोचक को बोलता है कि ये मेरा आखिरी टूर होगा क्योंकि मैं आयरलैंड में छोटा सा कॉटेज खरीद रहा हूँ ताकि मेरा पोता कंट्री साइड के मजे कर सके, और मैंने अपनी बेटी से वादा भी किया था कि इस ट्रिप के बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा और मेरे जाने के बाद इस शिप के तुम मालिक होगे। जब ये सारे सो जाते हैं तो वही बॉक्स अचानक से खुलने लगता है। जब सुबह हो जाती है तो क्रू के लोग मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। टोबी का डॉग अचानक से किसी आवाज पर बार्किंग करने लगता है और इसके साथ ही नीचे मौजूद भी सब जानवर डरने लगते हैं और आवाजें निकालने लगते हैं। क्लेमेंस नीचे जाता है और बोलता है कि इन पर कपड़ा दे दो, शायद तूफानी लहरों की वजह से ये डर रहे हैं। इसके बाद क्लेमेंस सामान चेक करने के लिए जाता है तो वो ही बॉक्स गिरा होता है तूफानी लहरों की वजह से, और इसमें से बहुत सारी मिट्टी भी बाहर निकली होती है। जब क्लेमेंस इस मिट्टी को गौर से देखने लगता है तो इसमें से एक लड़की बाहर आती है। क्लेमेंस इस लड़की को जल्दी से बाहर ले आता है और कहता है कि इस लड़की का ख्याल ना किया गया तो ये जल्दी मर जाएगी क्योंकि इसके जिस्म में खून की बहुत ही कमी है। क्लेमेंस इस लड़की को अपना खून देता है। दूसरी तरफ एक दरिंदा इसी बॉक्स से बाहर आता है। क्रू के सब लोग अजीब बातें करने लगते हैं इस लड़की के बारे में, मगर कैप्टन एलॉयट बोलता है कि क्लेमेंस को इसका काम करने दो। रात हो जाती है तो क्लेमेंस टोबी को इस लड़की के पास छोड़कर बाहर चले जाता है। क्रू का एक साथी जिसका नाम ओलग्रेन होता है ये आसपास की जांच पड़ताल कर रहा होता है, लेकिन अचानक से इसे दूरबीन में कोई दरिंदा नजर आता है तो ये परेशान हो जाता है और इस चीज के बारे में ये क्लेमेंस को बताता है। टोबी के डॉग को कुछ अजीब लगता है तो ये नीचे जाता है और ये इसी दरिंदे पर भौंकने लगता है, लेकिन ये दरिंदा इसका काम तमाम कर देता है। कुछ ही देर में शेफ को डॉग और दूसरे जानवरों की लाशें मिलती हैं। जानवरों की लाशों को देखकर क्लेमेंस कहता है कि शायद ये टोबी के डॉग ने किया हो, मगर क्रू के लोग बोलते हैं कि वो तो अच्छा डॉग था, अगर उसने ये काम किया तो फिर भला उसको किसने मारा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद रेबिस की वजह से जानवरों ने खुद को ही मार दिया हो और वो रेबिस उस लड़की की वजह से आया हो। क्लेमेंस बोलता है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो ओलग्रेन कहता है कि यहाँ कोई ईवल है, मैंने उसे देखा है। फिर हम उसी दरिंदे को देखते हैं जो कि ड्रैकुला होता है। इसे खून की सख्त जरूरत होती है। अगली सुबह ये सब मिलकर जानवरों की लाशों को समुद्र में फेंक देते हैं। टोबी अपने डॉग की मौत पर बहुत ही उदास होता है, मगर क्लेमेंस इसे दिलासा देता है और समझाता है कि हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। रात में शेफ बोलता है कि कुछ दिनों से चूहे भी नजर नहीं आ रहे हैं और बगैर चूहों के जहाज मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एक क्रू का मेंबर जिसका नाम पेट्रोस्की होता है ये जहाज की कमान को संभाले होता है। अचानक से इसे अजीब सी आवाजें आती हैं तो ये बोलता है इब्राहिम मजाक मत करो, लेकिन ये खौफनाक आवाजें मजीद बढ़ जाती हैं तो ये देखने के लिए आगे बढ़ता है तो पेट्रोस्की देखता है कि कोई अजीब सी चीज इसकी तरफ रेंग रही है। ड्रैकुला इसके गले पर वार करके इसको जख्मी कर देता है और इसका सारा खून पी लेता है। क्लेमेंस बाहर आकर पेट्रोस्की को आवाज लगाता है, मगर इसे सिर्फ पेट्रोस्की का चाकू मिलता है। ये जल्दी से बेल को बजा देता है। ड्रैकुला जल्दी से पेट्रोस्की की बॉडी को छुपा देता है। सुबह सारे क्रू के लोग समझते हैं कि पेट्रोस्की ने ज्यादा पी ली होगी और वो जहाज से गिर गया होगा। बॉक्स वाली लड़की को होश आ जाता है, इसका नाम एना होता
होता है ये जल्दी से क्रू के लोगों के पास जाकर बोलती है कि वो हमें मार देगा, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। लेकिन कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करता। रात में फिर ये लड़की क्लेमेंस को बोलती है कि वो यही है और मजीद ये बताती है कि मेरे गांव के पहाड़ों में एक पुराना कैसल है, वहाँ एक शैतान रहता था और वो शैतान इंसानों की तरह लगता है मगर दर हकीकत वो नेचर से बहुत ही अलग है और वो सिर्फ खून के सहारे ही जिंदा रहता है। रात में वो बाहर आता है। एना मजीद बताती है कि मेरे गांव के लोगों ने दूसरों की जान की खातिर मेरा सौदा उस शैतान के साथ किया ताकि शैतान उनके गांव के इलाके को छोड़कर दूर चला जाए और हम उस शैतान को ड्रैकुला बोलते हैं। ये सुनकर क्लेमेंस कहता है कि तुम यकीन से बोल रही हो कि वो तुम्हें इस जहाज में लाया, और क्यों? तो एना अपने शोल्डर पर बाइटिंग के निशान दिखाकर बोलती है कि वो मुझे अपने साथ सिर्फ इसलिए लाया है कि मैं उसकी खुराक बन सकूं। जब तेज बारिश शुरू होती है तो ड्रैकुला भी बाहर आता है। लार्सन नामी बंदा जहाज की लालटेन जला रहा होता है। अचानक से इसे कोई आवाज आती है। ये समझता है कि ओलग्रेन है तो ये ओलग्रेन को आवाज लगाता है। ओलग्रेन इसके पास आ जाता है। ओलग्रेन आगे देखने के लिए जाता है मगर ड्रैकुला लार्सन पर हमलावर हो जाता है और इसका काम तमाम कर देता है। फिर ये ओलग्रेन के पीछे लग जाता है। ओलग्रेन इससे रहम की भीख मांगता है तो ड्रैकुला स्माइल करता है। समुद्री तूफान की वजह से जहाज बेकाबू हो जाता है। वॉचेक और बाकी सब देखते हैं कि ओलग्रेन और लार्सन जहाज से गायब हैं, मगर तभी क्लेमेंस देखता है कि टोबी पर खून के कतरे गिर रहे हैं जो कि ओलग्रेन से आ रहे होते हैं। ये सब ओलग्रेन को नीचे उतार कर ले आते हैं। ओलग्रेन जिंदा होता है तो ये सब पूछते हैं कि लार्सन कहाँ है, मगर ये बहुत ज्यादा डरा होता है क्योंकि ड्रैकुला ने इसे मारा नहीं होता, सिर्फ इन्फेक्टेड किया होता है। कैप्टन एलॉयड बोलता है कि हमें उस दरिंदे को पकड़ना होगा। सुबह होने पर ये सब उस ड्रैकुला को ढूंढने लगते हैं। कैप्टन एलॉयड टोबी को बोलता है कि डोर को बंद कर लो। शाम हो जाती है तो ओलग्रेन तड़पने लगता है क्योंकि ये भी ड्रैकुला की तरह बनने लगता है। टोबी को कुछ आवाजें आती हैं तो ये रूम से बाहर आ जाता है। तभी यहाँ ओलग्रेन भी आता है तो टोबी से कहता है कि आप ठीक हो गए हैं क्या, मगर जब ये ओलग्रेन का फेस देखता है तो ये भागने लगता है। ओलग्रेन इसका पीछा करता है लेकिन टोबी जल्दी से अपने रूम में आ जाता है और इसे लॉक कर लेता है। लेकिन ओलग्रेन सर से टक्कर मार मार के दरवाजा तोड़ने लगता है। टोबी मदद के लिए जहाज की छत पर जोर से मारता है तो ऊपर मौजूद सब इसकी आवाजों को सुन लेते हैं। टोबी डर के मारे एक जगह पर छुप जाता है और ओलग्रेन भी एकदम से रुक जाता है क्योंकि ड्रैकुला बाहर आने लगता है। क्रू के लोग ओलग्रेन के पास आ जाते हैं। ये इन पर हमला कर देता है। कैप्टन एलॉयड बोलता है कि बेटा दरवाजा खोलो, मगर कैप्टन एलॉयड और दूसरे लोग ड्रैकुला को देखते हैं। ड्रैकुला टोबी को पकड़ लेता है और इसको इन्फेक्टेड कर देता है। एना जल्दी से बंदूक उठाकर इस दरवाजे के ताले को तोड़ती है लेकिन तब तक बहुत ही देर हो जाती है। क्लेमेंस टोबी का इलाज करने लगता है। क्रू के लोग ओलग्रेन को बाहर लाकर बांध देते हैं। अचानक से ओलग्रेन बोलता है कि मैं सब महसूस कर सकता हूँ और मैं जल रहा हूँ। जब धूप ज्यादा होती है तो ओलग्रेन सच में जलने लगता है। ये नजारा देखकर सब गमगीन हो जाते हैं। वोचेक से ये नजारा बर्दाश्त नहीं होता तो ये ओलग्रेन को शूट कर देता है। क्लेमेंस एना से पूछता है कि वो किस चीज से मर सकता है, क्या वो बुलेट से मर सकता है। ये कहती है कि हमारे गांव के लोगों ने बहुत बार कोशिश की उसे बुलेट से मारने की। जब रात होती है तो शेफ इब्राहिम को बट मारकर बेहोश कर देता है और जहाज की लाइफ बोट लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ क्लेमेंस एना से पूछता है कि वो लंदन क्यों जा रहा है। एना बोलती है कि हमारे इलाके में ऐसे लोग बाकी नहीं रहे जो इसकी भूख को कम कर सके। हम ड्रैकुला को इसके बॉक्स में लेटा हुआ देखते हैं। एना और क्लेमेंस इसे मारने के लिए जाते हैं। ये एक एक करके सारे बॉक्स को देखने लगते हैं। इन्हें अजीब सा बॉक्स मिलता है जिसको एना खोलती है तो इसमें इन्हें कीड़े और एक लाठी मिलती है। एना बोलती है कि यही वो दरिंदा सोता है। दूसरी तरफ शेफ लाइफ बोट को दूर ले आता है। इसे अजीब सी आवाजें आने लगती है। ये ऊपर वाले से दुआ करने लगता है। तभी ड्रैकुला इसके पास आकर बैठ जाता है। जहाज में घंटे की आवाज बजने लगती है क्योंकि एक लाइफ बोट जहाज से कम होती है। सब लोग देखते हैं कि लाइफ बोट खुद इस जहाज के पास आ जाती है जिसमें शेफ की किताब पड़ी होती है। कैप्टन एलॉयड का पोता गुजर जाता है। इब्राहिम गुस्से से पागल हो जाता है। क्लेमेंस बोलता है कि कैप्टन हमने टोबी को कपड़ों में लपेट दिया है। ये टोबी की लाश को समुद्र के हवाले करने लगते हैं मगर अचानक से कैप्टन एलॉयड बोलता है कि टोबी जिंदा है। जब ये टोबी का कपड़ा हटाता है तो टोबी भी ड्रैकुला बन जाता है और इसके साथ ही सूरज की रोशनी की वजह से ये जलने भी लगता है और इस आग की वजह से कैप्टन एलॉयड के हाथ भी जल जाते हैं। क्लेमेंस टोबी को जल्दी से समुद्र में फेंक देता है और टोबी समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। इसके बाद जहाज के सब लोग तैयारी करने लगते हैं ड्रैकुला को मारने के लिए, मगर इब्राहिम बोलता है कि उसको हम मारेंगे कैसे क्योंकि हम तो उसे तलाश तक नहीं कर सकते। क्लेमेंस बोलता है कि हम उसे इस जहाज के साथ डुबाकर मार देंगे क्योंकि वो भी इस जहाज का हिस्सा बन चुका है और यही एक तरीका है। ये सब मिलकर जहाज को डुबाने की तैयारी करने लगते हैं।
टोबी के गम में कैप्टन एलॉयड की हालत अजीब हो जाती है। एना कैप्टन एलॉयड को समझाती है और इसे टोबी की चेन देकर कहती है कि वो दरिंदा टोबी की यादों को आपसे नहीं छीन सकता। जब रात हो जाती है तो सब लोग तैयार हो जाते हैं। क्लेमेंस कहता है कि एना तुम्हें कैप्टन एलॉयड के पास होना चाहिए था। एना बोलती है कि मैं और ड्रैकुला आपस में कनेक्टेड हैं और वो मेरे लिए जरूर यहाँ आएगा। तभी ड्रैकुला यहाँ आ जाता है। ड्रैकुला इब्राहिम को हवा में ही मार देता है। क्लेमेंस बोलता है कि वोचक खुद को बचाओ तो वोचक पोल से नीचे आने लगता है, मगर ड्रैकुला इस पर हमला करके इसे नीचे गिरा देता है। वोचक जख्मी हो जाता है। ड्रैकुला इसके पास आने लगता है तो वोचक जहाज को तोड़ने लगता है ताकि ये जहाज डूब जाए, मगर ड्रैकुला इसे पकड़कर मार देता है। जहाज को कैप्टन एलॉयड कंट्रोल करने लगता है, मगर ड्रैकुला इसके पास आकर इसे भी मार देता है और जहाज के स्टीयरिंग के साथ इसको बांध देता है। क्लेमेंस जल्दी से कैप्टन एलॉयड को खोलता है, मगर कैप्टन एलॉयड की मौत हो जाती है। ये देखकर क्लेमेंस को गुस्सा आता है। ड्रैकुला को ललकारता है और कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो हमसे भी ज्यादा बदतर हो। ड्रैकुला इसके सामने आ जाता है और क्लेमेंस को अपने पर्स से मारता है, मगर एना पीछे से आकर इसे शूट करती है तो ये एना पर हमला कर देता है। क्लेमेंस एक्स के जरिए से ड्रैकुला पर हमला करता है, जिससे ये एना को छोड़ देता है। फिर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं तो ड्रैकुला दोबारा से क्लेमेंस को पकड़ लेता है। तो ये ड्रैकुला को कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तो ड्रैकुला कहता है कि तुम जरूर डरोगे। एना एक बड़ी सी रस्सी को काटकर बोलती है कि दरिंदे तुम जहन्नुम में जाओ। तो ये क्लेमेंस को छोड़ देता है। इस तरह एना और क्लेमेंस समुद्र में कूद जाते हैं और ड्रैकुला पर बड़ी सी लकड़ी का हिस्सा गिरता है। इसके साथ ही डेमेटर जहाज भी डूबने लगता है, मगर ये लहरों की वजह से एक किनारे पर आकर टकरा जाता है। ड्रैकुला अभी भी जिंदा होता है। जब सुबह होती है तो हम एना और क्लेमेंस को एक जहाज के टूटे हुए हिस्से पर देखते हैं। एना को ड्रैकुला ने इन्फेक्टेड कर दिया होता है। एना बोलती है कि मुझे खुद को मारना होगा, तो क्लेमेंस बोलता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तो एना कहती है कि तुमने भी तो मुझे बचाया है, और इसके साथ ही एक जहाज के टुकड़े को अपने साथ ले जाती है और सूरज की किरणों के साथ ये खुद को खत्म कर लेती है। इसके बाद हम क्लेमेंस को लंदन में देखते हैं। ये एना की तस्वीर बना रहा होता है, तभी इसे वही टक टक की अजीब सी आवाज आती है। हम देखते हैं कि ये ड्रैकुला होता है और ये क्लेमेंस की गर्दन को छू कर चले जाता है। क्लेमेंस इसका पीछा करता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।